फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल बिल्स को डिटेल में कवर करेंगे। कोई भी बिल अगर पब्लिक मनी, जो कि हमारे केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या फिर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इनमें से किसी से भी पैसा निकालने या उसमें डालने से रिलेटेड है तो उसे हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं। फाइनेंशियल बिल तीन तरह के होते हैं। पहला है मनी बिल, दूसरा है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और तीसरा है फाइनेंशियल बिल टाइप 2। मनी बिल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में। हमने देखा था कि अगर किसी भी बिल में अगर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर वो सभी के सभी आर्टिकल 110 में मेंशन्ड प्रोविजन से ही रिलेटेड है तो उसे मनी बिल कहा जा सकता है। बट अगर आर्टिकल 110 में मेंशन प्रोविजंस के अलावा उस बिल में जनरल लेजिस्लेशन से रिलेटेड भी कोई मैटर है, तब ये बिल मनी बिल नहीं रहेगा, ये बन जाएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 1। बट फिर भी मनी बिल की ही तरह इस बिल को भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर। यानी अभी तक का प्रोसेस एक फाइनेंशियल बिल टाइप 1 का बिल्कुल मनी बिल की ही तरह है। बट आगे के प्रोसेस को आप एक ऑर्डिनरी बिल के प्रोसेस से ज्यादा रिलेट कर पाओगे। लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा इस बिल को पेंडिंग भी रख सकता है, और अगर चाहे तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और अंत में थर्ड रीडिंग के बाद इस पर वोटिंग करवा सकता है। और अगर राज्यसभा में ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं हो पाता है तो कहा जाएगा कि बिल राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर राज्यसभा में ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो कहा जाएगा कि बिल राज्यसभा से पास हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बिल अमेंडमेंट के साथ पास हुआ है या फिर विदाउट अमेंडमेंट। अगर राज्यसभा ने इस बिल को बिना अमेंडमेंट्स के पास कर दिया है तो ये बिल डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है फॉर हिज एक्सेंट। बट अगर ये बिल राज्यसभा ने अमेंडमेंट के साथ पास किया है तो इसे लोकसभा में भेजा जाएगा फॉर रिकंसिडरेशन। यानी लोकसभा अब ये डिसाइड करेगी कि क्या ये बिल पास होना है या नहीं। अगर लोकसभा राज्यसभा द्वारा किए गए अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी तो बिल पास हो जाएगा और उसे भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास उनके एक्सेंट के लिए। बट अगर लोकसभा राज्यसभा द्वारा किए गए अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये केस है डेडलॉक का। इनफैक्ट अगर राज्यसभा बिल को 6 महीने तक पेंडिंग रखती है तो भी ये केस डेडलॉक का होगा, और अगर राज्यसभा ने बिल को रिजेक्ट कर दिया है तो भी ये केस डेडलॉक का ही होगा। बट हम आगे का प्रोसेस देखें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में ये जो अमेंडमेंट राज्यसभा कर सकती है, ये टैक्स को एबोलिश या रिडक्शन से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। अगर ये टैक्स के रिडक्शन या फिर एबोलिशन से रिलेटेड है तो प्रोसेस नॉर्मल है। बट अगर ये बिल के किसी और मैटर से रिलेटेड है तो वैसे केस में इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के केस में दो तरह की स्थिति बन सकती है, या तो बिल पास हो जाएगा या फिर डेडलॉक की स्थिति में फंस जाएगा। अगर बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, और अगर केस डेडलॉक का है तो इस डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सेशन सम्मन करेंगे। इस ज्वाइंट सेशन में वोटिंग के बेस पर यह फैसला होगा कि बिल पास होता है कि नहीं। अगर बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और आगे का प्रोसेस बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बिल की ही तरह होगा। प्रेसिडेंट बिल पर अपना एक्सेंट दे सकते हैं, उसको वापस से पार्लियामेंट की रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या बिल को विदहोल्ड भी कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस हैं। बट अगर बिल को वापस से पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया है और पार्लियामेंट बिल को फिर से पास कर देता है तो अब प्रेसिडेंट के पास अपने एक्सेंट देने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की। देखिए, अगर कोई भी बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होने वाले एक्सपेंडिचर के प्रोविजन से रिलेटेड है बट उसका आर्टिकल 110 के साथ में से एक भी प्रोविजन से कोई भी संबंध नहीं है, तब इस बिल को फाइनेंशियल बिल टाइप 2 कहा जाएगा। अगर बात करें इसके लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तो प्रोसेस बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल जैसा ही है, और फर्क आपको देखने को मिलता है दोनों हाउसेस की सेकंड रीडिंग के दौरान। इस फर्क को और एक्सप्लेन करें इससे पहले आप इस पॉइंट पर नजर डालिए कि हमने फिर से यहाँ फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस लिखा है, यानी ये फाइनेंशियल बिल एक ऑर्डिनरी बिल की ही तरह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब ये तो हमें पता ही है कि फर्स्ट हाउस में 3 स्टेजेस होंगी, फर्स्ट रीडिंग,
सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। तो जब ये बिल फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकेंड रीडिंग में पहुंचता है तो आपको पता ही है कि सेकेंड रीडिंग में सबसे पहले ये स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन से पास होता है। फिर या तो ये डायरेक्टली कंसिडरेशन स्टेज में जा सकता है जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती है, या फिर स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन के बाद पहले ये कमेटी स्टेज में जाएगा और फिर उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज में। ऐसा ऑर्डिनरी बिल में भी होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बट फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में डिफरेंस ये है कि कंसिडरेशन स्टेज में मूव करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। तो इस तरह मूव होते हुए बिल थर्ड रीडिंग में एंटर करेगा, उसके बाद सेकेंड हाउस में, और सेकेंड हाउस में भी फिर से 3 स्टेजेस होंगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। तो इस तरह ये बिल हर स्टेजेस से पास होते हुए प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बिल की ही तरह। बट ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल 2 में जो डिफरेंस हमने सेकंड रीडिंग के दौरान फर्स्ट हाउस में देखा, वही डिफरेंस सेकंड हाउस में भी सेकंड रीडिंग के दौरान होगा। तो इसी के साथ हमने फाइनेंशियल बिल्स के तीनों टाइप्स को कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।